जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री से रहेगा। विदेशी शासक जैसे इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। आज के वीडियो में आप ये देखोगे कि मौर्योत्तर भारत में थोड़ी सी राजनीतिक अस्थिरता थी और हमारे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा थोड़ी सी कमज़ोर थी और उसी समय पर भारत में यूनान की तरफ से और मध्य एशिया की तरफ से कुछ आक्रमण हुए हैं, जिनमें इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण ये प्रमुख हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन विदेशी शासकों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंडो ग्रीक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक को देख लेते हैं। विदेशी शासक इंडो ग्रीक के बारे में। इंडो ग्रीक को हम हिंद यवन भी कहते हैं। साथियों, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का जब सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था तो सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ था और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रमुख क्षेत्र दे गया था। तो 4 प्रमुख क्षेत्र जब दे गया था, सेल्यूकस निकेटर वापस चला गया था, तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रीक लोग भी रह गए थे, यहीं बस गए थे जो इंडिया में। तो जब भारत के अंदर मौर्यता चल रही थी तो उन ग्रीक्स के मन में कुछ विचार आने लगे थे कि इस भारत पर किसी दिन हम शासन करते थे। ठीक है, शासन करने आए थे और यहाँ हमारा साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन अब हमारा साम्राज्य नहीं है। ऐसे करके सबसे पहले जो डेमेट्रियस प्रथम था, इसने लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखी, ग्रीक्स को इकट्ठा किया और अपनी एक सेना का गठन किया और भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण। और इसका जो आक्रमण था वो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हुआ साथियों। ठीक है, इसे देख लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। जो डेमेट्रियस प्रथम था उसके समय से ही इंडो ग्रीक भारत पर विजय करने लगे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। तो साथियों, अब देख लेते हैं डेमेट्रियस प्रथम के बारे में। ये डेमेट्रियस प्रथम को श्रेय जाता है भारत में पहला आक्रमण करने का। तो भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को ही जाता है। 183 ईसा पूर्व के लगभग इसने पंजाब के कुछ भाग को जीतकर, यानी कि सिंध वाले हिस्से में, पंजाब में, ठीक है, सियालकोट या साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस प्रथम ने सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया, कुछ हिस्से को जीतकर इसने सिंध यानी कि सिंध वाले हिस्से को जीत लिया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की। इसने यूनानी तथा खरोष्टी लिपियों वाले सिक्के चलवाए। ठीक है साथियों, ये इनके सिक्के आप यहाँ देख सकते हैं। यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले सिक्के डेमेट्रियस प्रथम ने भारत के अंदर संचालित करा दिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जो डेमेट्रियस था, इसके साथ साथ ही इसने तो सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। जब इसने अपनी राजधानी बना लिया, अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया, तो उत्तर में जहाँ पर तक्षशिला है, ठीक है, वहाँ एक और व्यक्ति था ग्रीक, जिसका नाम था यूकेटाइडस। यूकेटाइडस ने भी भारत में कुछ इंडो ग्रीक को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसने भी कुछ हिस्से को जीत लिया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो डेमेट्रियस के बाद यूकेटाइडस ने भारत के कुछ भाग को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। बैक्ट्रिया में जो यवनों का अंतिम शासक रहा है साथियों, वो हेलियोक्लीज रहा है बैक्ट्रिया में। ठीक है, 125 ईसा पूर्व के आसपास यवन शासन समाप्त हो गया और वहाँ शकों का शासन स्थापित हो गया। शक आ गए बैक्ट्रिया में। तो साथियों, जिस तरह सियालकोट को राजधानी बनाया डेमेट्रियस प्रथम ने, कुछ हिस्से को जीतकर सिंध वाले को, सियालकोट को अपनी राजधानी बना दिया, उसी प्रकार लोगों को जगाकर अपनी सेना इकट्ठी करके कुछ इंडो ग्रीक्स को इकट्ठा करके एक और व्यक्ति था जिसका नाम था यूक्रेटाइडस या यूकेटाइडस। इसने भारत के कुछ भाग को जीता और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर में तक्षशिला को यूकेटाइडस ने अपनी राजधानी बना लिया भारत के कुछ हिस्से को जीतकर। अब इधर बैक्ट्रिया की बात करें तो बैक्ट्रिया में यवनों का जो अंतिम शासक था वो हेलियोक्लीज था और बैक्ट्रिया से यवन शासन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ईसा पूर्व के आसपास बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया और वहाँ किसका शासन हो गया, शकों का।
ठीक है, शकों का शासन स्थापित हो गया। अब बात करते हैं साथियों इंडो ग्रीक का जो सबसे प्रमुख शासक था वो आपको याद रखना है मिनांडर या मियांडर, या इसे मिलिंद भी कहा गया है। इसका जो शासनकाल है वो 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक रहा है। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। जैसे ये भारत में आता है तो भारत के लोगों को कुछ नाम रखने का एक अलग ही शौक समझिए आप, या एक सरल भाषा में नाम दे देते हैं तो वो मिनांडर सही से उच्चारित नहीं कर पाते हैं तो उसे मिलिंद कह देते हैं, और ये भी इस नाम को स्वीकार कर लेता है। ये जो मिलिंद नाम है इसका, ये बौद्ध साहित्य में स्पष्ट मिलता है। तो ये जो मिलिंद है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो मिनांडर है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में जो मिलिंद पन्नु है उसमें नागसेन और मिनांडर के बीच का वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। मिनांडर या मिलिंद के बारे में आपको बता दूं, ये दर्शन शास्त्र से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसके मन में कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन आते थे, जैसे ईश्वर है कि नहीं है, मैं हूँ कि नहीं, आप हो कि नहीं हो, सत्य क्या है, जीवन मरण क्या है, इस तरह के पता नहीं कितनी तरह के विचार प्रश्न इसके मन में आते थे। और जो भी विद्वान व्यक्ति मिलता था ये उसका सम्मान करता था, और सभी विद्वान व्यक्तियों ने ये अपने क्वेश्चन करता था, लेकिन इसे कभी भी आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी। एक दिन मिलिंद अपने दरबार में बैठा हुआ था, तभी अचानक एक आदमी इसके पास भगा आया और बोला, अरे महाराज, क्या आपको पता है आज हमारे यहाँ से नागसेन निकल रहे हैं, नागसेन यहाँ से गुजर रहा है। मिलिंद बोलता है, मिनांडर बोलता है, भाई ये नागसेन कौन है? अरे आप नागसेन के बारे में नहीं जानते, बहुत ही विद्वान, बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है इसकी, बहुत ही दर्शनवादी व्यक्ति है, इसका दर्शन बहुत अच्छा है। तो मिलिंद तुरंत उससे कहता है कि इसे इनवाइट करो नागसेन को और मेरे पास लाओ। नागसेन को इसके पास लाया जाता है। ये नागसेन से दुआ सलाम करता है, खुद से ही राजा होते हुए भी। नागसेन इसके पास बैठता है और बोलता है कि आप बताओ कैसे हो, दुआ सलाम होती है। फिर ये अपने प्रश्न उससे पूछता है नागसेन से। नागसेन संतुष्टि के साथ इसका जवाब देते हैं। फिर दूसरा दिन आता है, ये दूसरे दिन भी कुछ क्वेश्चन करता है और फिर ये उसका जवाब देते हैं। तो नागसेन और मिलिंद के बीच में एक बड़ा वार्तालाप होता है। तो इन दोनों के वार्तालाप को एक पुस्तक में नोट कर दिया गया है, लिख दिया गया है, और उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नु। पन्नु का मतलब है प्रश्न, ठीक है। मिलिंद पन्नु, मिलिंद के प्रश्न यानी मिनांडर के प्रश्न, जिनका उत्तर नागसेन देता है। अगर साथियों आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हो तो आपको बौद्ध धर्म की पूरी शिक्षाएं लगभग उसमें मिल जाएंगी और पूरा ज्ञान, उसका सार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है, आप इतना याद रखेंगे कि जो इंडो ग्रीक हैं उनका प्रथम शासक रहा है डेमेट्रियस, जिसने अपनी राजधानी सियालकोट को बनाया। उसके बाद जो तक्षशिला में राजधानी बनाई वो व्यक्ति है यूकेटाइडस, और यूकेटाइडस ने कुछ भाग को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। उधर बैक्टीरिया में अगर बात करें तो इनका जो अंतिम शासक है यवनों का वो है हेलियोक्लिस, ठीक है। और इनका डेमेट्रियस और यूकेटाइडस के अलावा इंडो ग्रीक का भारत में जो मुख्य शासक है, सबसे बढ़िया शासक है, सबसे फेमस शासक है, वो है मिनांडर। मिनांडर को मिलिंद भी कहा गया है भारत में, और इसके ऊपर एक पुस्तक है मिलिंद के ऊपर जिसे मिलिंद पन्नु कहा गया है, जिसमें मिलिंद के सारे क्वेश्चन और नागसेन द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तरों का संकलन है। तो साथियों यह समझने वाली बात यह है कि भारत के अंदर ही इंडो ग्रीक की दो शाखाएं थीं, ठीक है। आप दो शाखाओं के रूप में समझ सकते हैं, एक डेमेट्रियस वाली और एक यूकेटाइडस वाली। तो डेमेट्रियस वाली का जो प्रमुख शासक है वो है मिनांडर या मिलिंद, और यूकेटाइडस वाली का जो प्रमुख शासक है वो आप आगे देखोगे, ठीक है। उसका नाम वैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है एंटियोलकिडास। और एंटियोलकिडास ने अपने एक दूत हेलियोडोरस को शुंग वंश के शासक भागभद्र यानी भागवत भी कह देते हैं उसे, भागवत के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में क्या किया था, गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, और इसने भागवत धर्म को ही अपना लिया था हेलियोडोरस ने, ठीक है। अब साथियों बात करते हैं कि इस वंश के इंडो ग्रीक के अंतिम शासक की। तो जो हर्मियस है ये यूक्रेटाइडस वंश का अंतिम शासक था, यानी कि इंडो ग्रीक का अंतिम शासक था, और इसकी मृत्यु के पश्चात ही पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का शासन समाप्त हो गया था। तो आपको ये प्रमुख बातें याद रखनी है। शाखा थी डेमेट्रियस वाली और एक शाखा थी यूक्रेटाइडस वाली।
तो डेमेट्रियस का जो प्रमुख शासक था वो था मिलिंद या मिनांडर, और यूक्रेटाइडस का जो प्रमुख शासक था वो था एंटियोलकिडास। ठीक है, अब बात करें अंतिम शासक इंडो ग्रीक का, तो वो था हर्मियस, जो यूक्रेटाइडस वंश का एक सम्राट था, एक शासक था। ठीक है साथियों, जब हर्मियस की मृत्यु हो जाती है तो पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का शासन समाप्त हो जाता है। पहले देख लेते हैं साथियों इंडो ग्रीक शासकों का योगदान। इंडो ग्रीक शासकों का योगदान क्या रहा है? तो इन्होंने सबसे पहले लेख युक्त सोने के सिक्के चलाए, यानी कि सोने के सिक्कों पर पहली बार अंकन किया गया, कुछ लिखा गया। ठीक है, इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्के चलाए, ये तो देख ही लिया। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए यूनान का ऋणी रहेगा, यानी कि भारत ने ज्योतिष कहाँ से सीखा? तो यूनानियों से सीखा। सप्ताह का प्रचलन यहीं से आरंभ हुआ यूनानियों से। भारतीय नाटकों पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है, इनकी सभ्यता का, इनकी कल्चर का, इनकी शैली का, इंडो ग्रीक का। ठीक है, भारतीय रंगमंच में पर्दा का प्रयोग यानी कि यवनिका का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया। आप कह सकते हैं कि भारतीय में जो पर्दा का, भारतीय रंगमंच में जो पर्दा की शुरुआत है वो यवनों से हुई। यूनानी भारतीय मसालों से परिचित हुए और काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। ये क्या था? भारत और यवनों के बीच की कुछ विशेषताएं या योगदान कह सकते हैं, जो कुछ चीज़ें भारत ने एक्वायर की यवनों से, कुछ यवन यहाँ से लेके गए, जैसे मिर्च और मसालों से परिचित हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं शकों के बारे में। शक साथियों मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। इनका जो स्थान है, मूल स्थान, वो चीन से सटा हुआ या चीन का कुछ हिस्सा कहिए, उत्तर पश्चिम वाला, ये चीन का हिस्सा था। ठीक है, और वहाँ पे दो कबीले थे, एक शक कबीला, एक यूची कबीला। यूची कबीला और शक कबीला में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी और यूची कबीला बहुत ही ताकतवर और इंटेलिजेंट था। इनसे उन्होंने मार मार के शकों को भगा दिया और शकों ने शरण लेने के लिए भागते हुए भारत में अपने कदम रखे और भारत में भी आके इनको चैन नहीं पड़ा और यहाँ आके इन्होंने आक्रमण किया और धीरे धीरे अपने शकों का साम्राज्य स्थापित करने लगे। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा अपनी स्लाइड को। तो शक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। यूची कबीले ने इन्हें पराजित किया था। भारतीय साहित्य में, जो भारतीय साहित्य साथियों, इनमें जो शकों को शिथियन कहा जाता है, और लेकिन भारतीय साहित्य से शकों की ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ज़्यादा जानकारी शकों की मिलती है चीन के साहित्य से, और चीन के साहित्य में इन्हें सई कहा गया है, सई केवल। चीनी साहित्य में शकों को सई या सई वांग कहा जाता है। और ये जो सई वांग है ना, ये आप शब्द से भी पता लगा रहे हो, चीनी भाषा का सा शब्द लगता है। तो सई वांग ही बताते हैं कि कालांतर में चल के धीरे धीरे सहवाग बन गए थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर है ना। डेरियस के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। डेरियस का जो नक्श ए रुस्तम अभिलेख है उसमें क्या मिलता है? शकों का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिपीट कर लो। शक मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। यूची कबीले ने मार के वहाँ से भगा दिया था और इन्होंने भारत के रास्ते शरण लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन भारत पर आके आक्रमण कर दिया और अपने साम्राज्य की नींव डाली। भारतीय साहित्य में इनका स्रोत, इनका मतलब जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। भारतीय साहित्य के अनुसार इनको शिथियन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन चीनी साहित्य में इनकी ज़्यादा जानकारी मिलती है। चीनी साहित्य के अनुसार इनको सई या सई वांग कहा जाता है। डेरियस के नक्श रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं शकों के भारत में केंद्र कौन से थे। तो साथियों, शकों के भारत में एक उत्तरी शक और एक पश्चिमी शक, यहाँ दो केंद्र आपको मिलेंगे। मैप पे देखोगे तो इधर ये उत्तरी वाले थे, ठीक है, और नीचे यहाँ उज्जैन में, नासिक में, इधर आपको मिलेंगे पश्चिम वाले। तो उत्तर में तक्षशिला और मथुरा उत्तरी शकों के अंडर में आते थे, तक्षशिला और मथुरा, और नासिक और उज्जैन ये आते थे पश्चिमी शकों के अंडर में। ठीक है साथियों, आप मैप पे भी देख सकते हैं और इनकी शाखाओं को देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि शकों की लगभग भारत में दो प्रमुख शाखाएं थी, उत्तरी शक और पश्चिमी शक, और कुल मिला के 4 शाखाएं थी या उपशाखा कह लीजिए। तक्षशिला, मथुरा, नासिक और उज्जैन, यहाँ पे थे प्रमुख शक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब शकों के कुछ शासकों के बारे में जान लेते हैं। तो पश्चिमी क्षत्रपों में नासिक का नहपान और उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अगर पश्चिमी क्षत्रपों में देखें तो नासिक का नहपान बहुत प्रमुख शासक था साथियों, और उज्जैन का रुद्रदामन
बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। और आप यूं कहें कि सारे शकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो था उज्जैन का रुद्रदामन। ठीक है, अब पहले नहपान के बारे में जान लेते हैं। तो नहपान महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में खैरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध शासक था। महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र के शक शासक थे उनमें नहपान सबसे प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी से इसका युद्ध हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी पर नहपान ने अपनी एक विशाल सेना लेकर आक्रमण कर दिया था, लेकिन जीपीएस यानी कि गौतमीपुत्र सातकर्णी तो पहले से बहुत ही योद्धा और बहुत ही पराक्रमी शासक था। उसके पराक्रम के आगे ये टिक नहीं पाया और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को बुरी मार मारी, बुरी तरह से हराया और नहपान के सारे चांदी के सिक्कों को ले लिया और उन पर बाद में अपना अंकन करवा के, अपना चिन्ह, अपना मोहर बनवा के फिर उन सिक्कों को दोबारा से जारी किया। ठीक है साथियों, नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन हुआ था। उसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। ये था नहपान जिसने जीपीएस से युद्ध किया था। आपको इसकी ये प्रमुख बात याद रखनी है। आगे पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा, रुद्रदामन प्रथम, जो बहुत ही प्रसिद्ध शासक था शकों का। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम। ठीक है साथियों, सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग रुद्रदामन प्रथम के राज्याधिकार में आता था। इसने बहुत सारे राज्य पर, बहुत सारी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लिया था। सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़, गुजरात, ये पूरा का पूरा बड़ा भूभाग रुद्रदामन के कब्जे में था। ठीक है, और इसने जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का बेटा था बीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो इसने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को 2 बार पराजित किया था रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था और जूनागढ़ अभिलेख में इसने पूरा वर्णन किया है। जूनागढ़ अभिलेख की पूरी जो जानकारी है वो इसी से मिलती है कि इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। साथियों मैं आपको बता दूं, सुदर्शन झील का जो पहला निर्माण है, यानी सबसे पहला निर्माण की बात करें, पुनर्निर्माण नहीं केवल निर्माण, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। लेकिन रुद्रदामन अपने जूनागढ़ अभिलेख में बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील बनवाई वो जनता के पैसे से बनवाई, जनता से पैसा इकट्ठा करके बनवाई। और उस झील को बनवाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने जनता से विष्टि यानी बेगार भी करवाई। बेगार का मतलब है मेहनत करवाई, लेकिन उनको कुछ भी पगार नहीं दिया गया। ठीक है, बाद में रुद्रदामन इस अभिलेख में बताता है कि बाद में भारी बरसात के कारण, साथियों बाद में रुद्रदामन ये भी बताता है जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा कि जब ये क्षतिग्रस्त हो गई सुदर्शन झील दोबारा से, तो इसका पुनर्निर्माण अशोक ने कराया। लेकिन अशोक का तरीका भी वही था जो चंद्रगुप्त मौर्य का तरीका था। उसने भी जनता से बेगार करवाई, जनता का धन लगाया। लेकिन बाद में लिखा है कि मैं रुद्रदामन अब इसका पुनर्निर्माण करा रहा हूँ, और वो भी जनता से बिना बेगार के और बिना किसी का धन लगाए। तो ये पूरी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ठीक है साथियों, अब जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। इसमें स्पष्टतः संस्कृत लिखी गई है और इससे पहले प्राकृतिक भाषा में अभिलेख मिलते थे। ठीक है, याद रखो। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम बड़ा अभिलेख है। शकों ने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में चलाए। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर दिया था और पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है साथियों, जो रुद्रदामन था इसी वंश का जो अगला शासक था, आप अगला से भी अगला यानी कि अंतिम शासक मानिए, तो वो था रुद्र सिंह तृतीय। और रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य ने पराजित कर दिया और अपने साम्राज्य में मिला दिया। साथियों आपको एक बात बता दूं, उज्जैन का एक राजा था विक्रमादित्य, जो बहुत ही प्रतापी राजा था। वो उसका प्रताप इतना था कि बाद में करीब हिस्ट्री के अंदर 14 राजाओं ने, इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन 14 राजाओं की जानकारी मिलती है जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की। ठीक है साथियों, तो इतना प्रतापी राजा था उज्जैन का विक्रमादित्य। तो आपने रुद्रदामन को देख लिया। रुद्रदामन से आपको जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप वो याद रखें। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं पहलव वंश या पार्थियन वंश।
ये वंश साथियों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार, बाय द वे कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आपको कहीं मिल जाए तो आप उसे कर पाओ। तो जो पार्थियन लोगों का मूल निवास था वो साथियों ईरान था। ईरान के थे पार्थियन या पहलव वंश के लोग। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मिथ्रिडेटस प्रथम। मिथ्रिडेटस प्रथम पहलव वंश या पार्थिव वंश का पहला शासक था। ठीक है। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था गोंडोफर्नीस। जो गोंडोफर्नीस था वो पहलवों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। फारसी में उसका नाम बिंदफर्ण है, जिसका अर्थ होता है यश या विजयी। ठीक है। इसके साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा किया गया, जिन्हें आप अब पढ़ने वाले हो। आगे हम कुषाणों को ही पढ़ेंगे। एक बार जल्दी से इसे रिपीट करा देता हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पहलव वंश, जिसको हम पार्थियन वंश भी कहते हैं, ये कहाँ के थे? तो ये मूल निवासी थे ईरान के। ठीक है साथियों। और इन्होंने पश्चिमोत्तर भारत पर शकों के बाद किसका आधिपत्य हुआ? पार्थियन लोगों का या पहलव वंश के लोगों का। और इनका जो प्रथम संस्थापक था या वास्तविक संस्थापक था वो था मिथ्रिडेटस प्रथम। लेकिन सबसे जो शक्तिशाली शासक था इनका वो था गोंडोफर्नीस। आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक है साथियों। और कुषाणों द्वारा अंत कर दिया गया इनका। अब हम कुषाणों को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। कुषाण। तो साथियों आप कुषाणों के बारे में जानते ही होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि शक कहाँ से आए थे, तो शक मध्य एशिया से आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पे एक कबीला था शक कबीला, एक कबीला था यूची कबीला। यूची कबीला शक्तिशाली और होशियार बुद्धिमान था, इंटेलिजेंट था। वो इनमें गहरी मार मार रहा था, तो उनकी मार से बचने के लिए वहाँ से भागे थे। तो इनका पीछा करते करते ही पीछे शकों का पीछा करते करते उनको मारते मारते आप यूँ समझ लीजिए कि यूची कबीले के भी लोग आ गए थे। और जैसे यूची कबीले के लोग आ गए भारत के अंदर और उन्होंने अपना आधिपत्य करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो कुषाणों के बारे में पढ़ लेते हैं। यह मध्य एशिया के यूची कबीले से थे। इनका मूल स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। और इनके प्रमुख शासक देख लेते हैं। तो साथियों जो कुषाणों का प्रथम संस्थापक था ना, प्रथम शासक था ना, वो था कुजुल कड़फिसस। और कुजुल कड़फिसस को प्रथम कड़फिसस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में इसका जो अगला शासक हुआ है बिम कड़फिसस, जो कि बहुत ही अच्छा और योग्य शासक था, उसको द्वितीय कड़फिसस कहा जाता था। तो इतिहासकारों ने सोचा कि पहला कड़फिसस किसे कहें, तो वो कुजुल कड़फिसस को बोल दिया गया है। ठीक है। तो कुजुल कड़फिसस के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका जो शासन रहा है वो रहा है 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कड़फिसस ने की। इसे प्रथम कड़फिसस भी कहा जाता है। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके किसके सिक्के चलाए? तांबे के सिक्के। इसने भारत में रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है साथियों। एक बार फिर से जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। जो कुषाण थे वो यूची कबीले के थे और चीन की सीमा यानी चीनी तुर्किस्तान से ये आए थे। प्रथम शासक था कुजुल कड़फिसस, जिसको प्रथम कड़फिसस भी कहा जाता है, और इसने तांबे के सिक्के चलाए। बस आप इतना याद रख लें। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बिम कड़फिसस के बारे में, जो कि इनका दूसरा शासक है। 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। तो साथियों जो बिम कड़फिसस है इसको भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है कुषाण वंश का। ठीक है। भारत में कुषाणों का वास्तविक संस्थापक बिम कड़फिसस को माना जाता है। इसने क्या किया था? सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। बिम कड़फिसस, जिसको द्वितीय कड़फिसस भी कहा जाता है, इसने सिंधु नदी को पार किया था, उसके बाद तक्षशिला और पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। और एक बात इसके बारे में याद रखना, ये भगवान शिव का पक्का भक्त था, अच्छा अनुयायी था, और इसने बाद में महेश्वर की उपाधि भी धारण की। ये लोगों से खुद को महेश्वर बुलवाता था। ठीक है। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है? भगवान शिव का अनन्य भक्त था। तो साथियों जो इसने सिक्के चलाए ना, उन सिक्कों से इसकी जानकारी मिलती है। भगवान शिव की सारी प्रिय वस्तुएं जैसे शिव खुद, नंदी, डमरू, त्रिशूल, ये सारे इनके अंकन मिलता है इसके सिक्कों पर, सबके छाया चित्र मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था। इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी, डमरू, त्रिशूल आदि की आकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है। यह पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत के अंदर प्योर गोल्ड के सिक्के, प्योर गोल्ड कॉइन, ठीक है,
तो ये किसने चलाए? बिम्ब कैडफिसस ने, जो कि कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, उसने सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण है। उसके जो सिक्के हैं उन पर एक ओर यूनानी लिपि लिखी हुई है और दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि। जल्दी से रिपीट कर लेते साथियों इसे एक बार। बिम्ब कैडफिसस ये कौन है? कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक है। इसने सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया था। भगवान शिव का ये अनन्य भक्त है। इसने माहेश्वर की उपाधि भी धारण की है। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी, डमरू और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। यह ऐसा पहला कुषाण शासक है जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के तो इससे पहले भी चला दिए गए, लेकिन उसमें कुछ और भी मिश्रित है। ठीक है, शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? बिम्ब कैडफिसस ने। इसके सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि लिखी है और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि। उम्मीद है साथियों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क मतलब कुषाण वंश का सबसे प्रतापी, सबसे पराक्रमी शासक, जिसने भारत के तो बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार किया ही, साथ में मध्य एशिया को भी जीता, चीन के भी कुछ हिस्से को जीता। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक। ठीक है साथियों, कनिष्क इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था और इसके उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलाया था। साथियों, ये जो कनिष्क है बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसे बस एक भूख थी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर अपना अधिकार करने की। एक वक्त ऐसा हो गया था कि अपने जीवन के कुछ एक पड़ाव के बाद, काफ़ी समय के बाद, ये एक के बाद एक युद्ध, एक के बाद एक जगह पर अपना शासन करता जा रहा था। इसकी सेना इससे बहुत परेशान हो गई थी कि जब देखो जब अभियान, जब देखो जब अभियान। तो एक समय ऐसा हुआ था, युद्ध करते समय ये बहुत कमज़ोर और बीमार हो गया था और एक बार ही बेहोश हो गया था। बेहोश होते ही, ज़्यादा परेशान होते ही, बीमार होते ही इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, यानी कि वैद्य के पास। तो इसे कुछ 7-8 दिनों का रेस्ट बताया गया। रेस्ट के बाद जैसे इसे होश में आता है ये, तब जैसे ही चिल्लाने लगता है, अरे मेरे कपड़े कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, हमें तो युद्ध करना था, अभियान करना था। सेना पहले से ही परेशान थी। जब वैद्य उसे बताते हैं कि इसे महीनों का रेस्ट करना पड़ेगा तो सेना बड़ी खुश होती है। तो साथियों, कुछ ऐसी चर्चा मिलती है इतिहास में कि अंत समय में जब ये नहीं मानता है, बीमारी की हालत में ही लड़ने जाता है, इसकी सेना ये समझती है खुद मरेगा, हमको भी मरवाएगा, तो उसमें से कोई एक सैनिक आता है इसके पास और अपनी अपनी तलवार फेंक देता है, बंदूक नहीं, अपनी तलवार फेंक देता है और इसको एक जोरदार चांटा लगाता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मरना, मैं युद्ध नहीं करने वाला। और उसे देख के एक दूसरा सैनिक भी था, वो भी आके ऐसा ही करता है और ये कनिष्क हतप्रभ रह जाता है कि मैं राजा, मुझे तूने मारा। और इसी स्थिति को देखते हुए उसी कमरे में बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं, कमरा बंद कर लेते हैं और इसको एक बोरे में डाल के चप्पलों से मार मार के इसका अंत कर देते हैं। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिला होगा कि सैनिकों के द्वारा इसका अंत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी इतने युद्धों से मतलब भरी हुई कहानी है इसके जीवन की। बस युद्ध करना ही चाहता है, बस हमेशा मैप देखता रहता है और मैप में बस यही कि अगला अभियान कहाँ होना है। ठीक है साथियों, तो इसके बारे में थोड़ा स्लाइड में देख लेते हैं। तो जो कनिष्क था, इसकी जो प्रथम राजधानी है वो पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था और एक शहर भी बसाया था कनिष्कपुर नाम का। ठीक है, कनिष्क बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण करता था। अशोक के बाद कनिष्क ही ऐसा था जो बौद्ध धर्म का संरक्षण बहुत अच्छे से करता था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और वहाँ से इसे 3 चीज़ें मिली, चीज़ें भी नहीं कह सकते, अशोकोस उसमें एक आदमी भी हैं, लेकिन क्या क्या मिला? तो बुद्ध का बिच्छा पात्र मिला, अनोखा मुर्गा मिला और अश्वघोष मिला। अश्वघोष मतलब साथियों उस समय का बहुत ही प्रकांड विद्वान व्यक्ति। ठीक है, बिच्छा पात्र वो बिच्छा पात्र जिसमें खुद भगवान बुद्ध बिच्छा मांग के खाते थे। अनोखा मुर्गा तो साथियों का पता ही नहीं कैसा होगा, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं है पुस्तकों में। अनोखा मुर्गा कुछ भी हो सकता है उसके लिए। एक अनोखे मुर्गे की कहानी आपने मिरेकल माइक नामक मुर्गे की कहानी सुनी होगी। आज से करीब 70-80 साल पहले अमेरिका की बात है। एक जो मांस बेचने वाला होता है वो मुर्गों को काटता था और उनका मांस बेचता था। वो एक मुर्गे को काटता है गर्दन से और उसे फेंक देता है, जैसे काट काट के फेंकता जा रहा था तो वो मुर्गा उड़ के चला जाता है। वो बाद में काटता रहता है और बाद में उसे ध्यान आता है कि एक मुर्गा जो उधर उड़ा सा हो गया था उसे देखता हूँ, तो वो देखता है कि वो मुर्गे की गर्दन तो अलग है लेकिन वो मुर्गा जिंदा है। तो वो मुर्गे का मालिक उस मुर्गे को फिर कोशिश करता है और सिरेंज से उसे खाना पीना देता है कुछ दिन। तो साथियों आप यकीन नहीं करेंगे, आप गूगल करके देख सकते हैं, वो मुर्गा करीब 18 महीने जिया था
और वो मुर्गा इतना डिमांडेड हो गया था वर्ल्ड में कि उसे जगह जगह बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े असेंबलियों में साइंटिस्ट अपनी अपनी लैबों में उसके मालिक के साथ बुलाते थे और रिसर्च करते थे, ऐसा कैसे, गर्दन नहीं है फिर भी जी रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होगा, पता नहीं, चर्चा है अनोखा मुर्गा। तो क्या क्या मिला इसे, भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष, इन तीनों को ही अपने साथ ले गया। ठीक है, कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन कराया। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। 78 ईस्वी में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और इसने शक संवत चलाया। ठीक है, कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर, द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीता और एक नगर बसा दिया, कनिष्कपुर नगर, अपने ही नाम से। और ये बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा अनुयायी था, संरक्षण करता था। इसने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया और वहाँ से बौद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष, इनको अपने साथ ले गया। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने बौद्ध विहारों, चैत्यों, स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे। साथियों, विद्वान लोगों का बहुत ही स्वागत करता था, खुले दिल से समर्थन करता था। तो इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे विद्वान थे और चरक जैसे चिकित्सक भी थे। चरक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जितने भी आज आप काढ़े आड़े पीते हो, जितनी भी देसी दवाएं, होम रेमेडी जितना यूज़ करते हो, वो सब कहीं ना कहीं चरक संहिता का निचोड़ है। ठीक है साथियों, चरक संहिता से ली गई हैं। कनिष्क कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्ति कला की गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ। कनिष्क ने चीन से रोम को जाने वाले सिल्क मार्ग पर अपना कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया और उससे वो टैक्स वसूलने लगा। जो भी सिल्क रूट से अपना ट्रेड करता था, व्यापार करता था, वो कनिष्क को टैक्स देता था। ठीक है, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्योत्तर काल भारत का स्वर्ण काल था। कनिष्क के समय का जो काल था वो व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से स्वर्ण युग था वो। ठीक है, एक बार जल्दी से इसे रिपीट करते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। इसने बौद्ध विहार, चैत्य और स्तूप का निर्माण करवाया। पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन जैसे विद्वान थे और चरक जैसे चिकित्सक इसके दरबार में थे। ठीक है, कनिष्क ने कला और संस्कृति का बहुत उत्थान करवाया। वो समर्थक था इनका और संरक्षक भी था। इसके समय में मूर्ति कला अच्छे से पनप गई। गांधार और मथुरा शैली का जन्म हुआ। सिल्क मार्ग पर इसने कब्जा कर लिया और वहाँ से टैक्स वसूलता था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से जो कनिष्क का काल था वो स्वर्ण युग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों और अब देख लेते हैं कनिष्क का चीन के शासक पांचाओ से युद्ध हुआ, जिसमें पहले तो कनिष्क हार रहा था, लेकिन युद्ध के चलते अंतिम मोड़ तक कनिष्क जीत गया, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई और बाद में विजय। ठीक है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था, आप इतना भी याद रखना। और इसी के सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ कैसे हुई है। अब अश्वघोष की पुस्तकें देख लेते हैं। अश्वघोष ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? तो इनमें एक पुस्तक है बुद्ध चरित। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है अश्वघोष की, जो बुद्ध चरित है। शार्यपुत्र प्रकरण, आपको ध्यान होगा साथियों, भगवान बुद्ध का जो प्रथम या प्रधान कह सकते हैं, जो प्रधान से था उपाली, उसी के प्रकरण से संबंधित है। उपाली से संबंधित पुस्तक है शार्यपुत्र प्रकरण। एक पुस्तक लिखी साथियों अश्वघोष ने, सौंदरानंद। सौंदरानंद का आपको पता होगा, भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। और आनंद की पत्नी कौन थी? सौंदरा। तो सौंदरा और आनंद के जीवन की जो गाथा है ना, कथा है, उनका जो संघर्ष है अपना, वो इस पुस्तक में सारगर्भित है। ठीक है, तो ये अश्वघोष की पुस्तक है सौंदरानंद। और एक पुस्तक है सूत्रालंकार। तो सूत्रालंकार, सौंदरानंद, शार्यपुत्र प्रकरण और बुद्ध चरित, ये अश्वघोष की प्रथम पुस्तक है। आप इनको जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है पुस्तकों से। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्राप्त विद्वान कौन कौन थे।
किन किन विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा उनके बारे में और डिटेल जान लेते हैं। अश्वघोष यह चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष था और उच्च कोटि का साहित्यकार था। ठीक है साथियों, अब साहित्यकार तो होंगे ही, आपको पता है। अभी इनकी 4 पुस्तक हमने पढ़ी हैं और वो भी कितनी इंपॉर्टेंट पुस्तक इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, अगले हैं नागार्जुन। वह दार्शनिक तथा वैज्ञानिक था। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। नागार्जुन ने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाष्य शास्त्र की रचना की। महाविभाष्य शास्त्र बहुत ही अच्छा ग्रंथ है साथियों। ठीक है, जो भगवान बुद्ध की जातक कथाओं पर टीका है, उस पर वर्णन किया है और उसका एक्सप्लेन किया है, उस पर टिप्पणी की है। ठीक है, चरक आयुर्वेद के आचार्य, ये कनिष्क के राज्य वैद्य थे। चरक, इनकी पुस्तक है चरक संहिता। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं साथियों होविस्क कौन था। तो जो होविस्क है वो वासिष्क का उत्तराधिकारी था। कल्हड़ की राज तरंगिणी पुस्तक, ये तो आपने सुनी ही होगी। इससे पता चलता है कि कश्मीर में होविस्कपुर नामक नगर की इसने स्थापना की और उसके सिक्कों पर शिव, स्कंद और विष्णु आदि के देवताओं की आकृतियां मिलती हैं। संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ था ये और मालवा शकों के हाथ में चला गया। कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट कौन था? तो वासुदेव कनिष्क कुल का अंतिम सम्राट था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कुषाणों की कुछ विशेषताएं। तो कुषाणों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, ये आपने वैसे पढ़ तो लिया ही है, जल्दी से पता चल जाएगा। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, बिम कडफिसस। ठीक है, आप याद रखेंगे, बिम कडफिसस, शुद्ध सोने के सिक्कों का संचालन उसी ने किया। सिले हुए कपड़ों का प्रचलन, सिले हुए कपड़ों कुषाणों ने शुरुआत की। उससे पहले भारत में कोई एक ही कपड़ा लिया जाता था। जैसे आजकल भी हमारे बड़े बूढ़े धोती लपेटते हैं ना, एक ही होता है, वो कहीं से सिले नहीं होता, ऐसे ही ऊपर एक शॉल टाइप का लपेटा जाता था। सिले हुए कपड़े साथियों कुषाणों ने शुरू किए। ठीक है, चमड़े के जूतों का प्रयोग, चमड़े के जूता का प्रयोग हमने कुषाणों से ही सीखा। कुषाण शासक मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। जो कुषाण शासक थे मंदिरों में अपनी मूर्ति स्थापित करवाते थे। घोड़े को लगाम लगाना भी हमने कुषाणों से सीखा है। कुषाण शासक देवपुत्र और देवप्रिय उपाधियां धारण करते थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मौर्योत्तरकालीन कला। जो मौर्योत्तरकालीन कला है वो कैसी रही है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ है। सबसे ज़्यादा गांधार शैली, अमरावती शैली। ठीक है, तो मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में आरंभ हो गया था, लेकिन उनमें सुंदरता और तकनीकी का अभाव था। कुषाण तथा सातवाहन शासकों ने मूर्ति कला को संरक्षण दिया और मूर्ति कला की 3 शैलियाँ विकसित हुई। कौन सी? गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। ठीक है साथियों, आपको पता होगा कि जो मूर्ति कला है उसका जो विकास है वो तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही देखने को मिलता है, लेकिन उसमें एक क्लैरिटी, एक सुंदरता और अच्छी तकनीक का उपयोग नहीं होता था। लेकिन कुषाण और सातवाहन शासकों ने मूर्ति कला को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया और 3 मुख्य शैलियाँ विकसित हुई, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। ठीक, तो दोस्तों आज हमने भारत पर जो आक्रमण करने वाले थे मौर्य, इंडो ग्रीक, शाक, पहलव और कुषाण को अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर लिया है। अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।